ठीक है। डेविल्स कैप मैंने याद करने के लिए बनाया, आपको वैसे याद होता है तो आप वैसे याद कर लें, ठीक है। डी से होता है डेंटल, डेंटल से आपने याद करना है टीथ डीकलरेशन एंड बोन हाइपोप्लेजिया, ठीक है। अब अक्सर बुक्स में, अक्सर टेक्स्ट में लिखा हुआ आता है लेस देन 2 years, और कुछ बुक्स में 8 years तक भी लिखा हुआ है कि बच्चों को ये नहीं देनी चाहिए टेट्रासाइक्लिन्स। उसकी रीज़न ये होती है कि ये टीथ की डीकलरेशन करा देती हैं और बोन्स जो ग्रो कर रही होती हैं उनका हाइपोप्लेजिया करा देती है, उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है। ई से याद करना है ईसोफेगस, ईसोफेगस से क्या याद आता है? वॉमिटिंग, नोजिया, ठीक है। वी से वर्टिगो, आई से इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस करा सकते हैं टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स जो कि बहुत ज़्यादा यूरिन डाइल्यूट करके बहुत ज़्यादा यूरिन कराती हैं, डायूरेसिस कराती हैं, उनके साथ इनको नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखो हमारे पास CNS में हमारे पास एक ड्रग है लिथियम, एंटीसाइकोटिक है, वो नहीं देनी चाहिए इनके साथ। इस तरह डायूरेटिक्स हैं वो भी नहीं देने चाहिए, ठीक है। एल से लिवर याद करना है तो हेपेटोटॉक्सिसिटी याद आ जाएगा, कैप, ठीक है। के से आपने याद करना है क्या? के से याद करना है आपने किडनी डैमेज। अब किडनी डैमेज क्यों लिखा है मैंने कि आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं, बहुत फेमस MCQs है, वो क्या कराते हैं? फेनकोनी सिंड्रोम कराते हैं। किडनी का एक सिंड्रोम है, उसमें एक्यूट ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाता है, किडनी की ट्यूब्यूल्स ख़राब हो जाती हैं। पी से आपने याद करना है फोटो सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे याद करो आप, फोटो सेंसिटिविटी मैंने कहाँ पे आपको एक और साइड इफेक्ट बताया था, याद आया कुछ? पी से फोटो सेंसिटिविटी, पी से पोरफायरिया, पी से पायराजिनामाइड, एंटी-टीबी ड्रग है पायराजिनामाइड, उसका साइड इफेक्ट था, ठीक है। ओके, ये तो हो गई हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स। अब हम देखते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को, ये भी 30S सब यूनिट के ऊपर लगती हैं। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि 30S सब यूनिट के ऊपर लगती हैं, ये बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स हैं। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक थी। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं अगेंस्ट एरोब्स, एरोब्स मतलब जो कि ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास आ गया सूडोमोनास एरिग्नोसा, उसके अलावा हमारे पास ऐसे भी होती हैं, ये तो ऑब्लिगेट एरोब है ना, मतलब ये ऑक्सीजन के बगैर तो बिल्कुल नहीं ग्रो करेगा। कुछ होते हैं जो कि ऑक्सीजन जब मिलती है तो ग्रो कर लेते हैं, नहीं होती तब भी ग्रो कर लेते हैं। तो वो हमारे पास जैसे कि एंटेरोबैक्टीरियाई फैमिली होती है, ठीक है। ठीक है, इसमें हमारे पास एंटेरोबैक्टीरियाई फैमिली में ई कोलाई, सिट्रोबैक्टर, उसके अलावा आपके पास आ जाते हैं हमारे पास साल्मोनेला, शिगेल्ला। मैंने आपको पहले बता दिए इन सब चीज़ों के बारे में कि ये वही, मैंने आपको एक ट्रिक जब बताया था स्पेक्ट्रम लिखने का तो यही बताया था, सही है ना, कि एंटेरोबैक्टीरियाई फैमिली के अगेंस्ट अगर आपने लिखना है तो आप अमाइनोग्लाइकोसाइड स्पेक्ट्रम में लिख सकते हो। अब आते हैं इनकी क्लिनिकल यूज़ में। अब क्लिनिकल यूज़ में भी आप अपना थोड़ा सा ऊपर वाला खाना इस्तेमाल करो। मैंने आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन पढ़ाई थी, कहीं याद है? स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ थी? सोचो। स्ट्रेप्टोमाइसिन थी सेकेंड लाइन एंटी-टीबी ड्रग, याद आया? अमीकासिन कहाँ पढ़ाई थी? वहीं बताई थी। अमीकासिन भी क्या होती है? सेकेंड लाइन एंटी-टीबी ड्रग है। ओके, अब यहाँ पे आपने याद करना है एक और ड्रग आपकी मिनी कैप्शन में लिखी हुई, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेक्टिनोमाइसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन जो है वो, पहले तो आप याद करो कि कौन सी ड्रग है जो कि फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग है, सॉरी फर्स्ट लाइन एंटी ग्राम नेगेटिव कोकाई के अगेंस्ट है ड्रग, फर्स्ट लाइन कौन सी है? नजीरिया मेनिंजाइटिस और नजीरिया गोनोरिया के अगेंस्ट कौन सी है? सोचा? सेफ्ट्राइक्सोन। इफ योर आंसर इज करेक्ट, वेल एंड गुड, शाबाश। तो थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन होती है ना, नजीरिया गोनोरिया, नजीरिया मेनिंजाइटिस। हमेशा कीमो माइक्रो आपको याद करनी है कोऑर्डिनेट करके। अगर आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो दो चीज़ों के दरमियान आपको याद रहेंगी, अदरवाइज ये रट्टे की तरह है, भूल जाएगा, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी कोई चीज़ है जो आपने पहले कहीं पढ़ी है तो उसको वहाँ से ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, थोड़ा सा रिवाइज करो कि यार कहाँ पे पढ़ी है मैंने, ठीक है। बैकअप ड्रग है तो आपको फर्स्ट लाइन ड्रग का पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप करोगे तो आपको याद रह जाएंगी चीज़ें। अब साइड इफेक्ट्स आपने इसका निमोनिक मैंने बनाया हुआ है नन्स है, NOSNS, नन्स। क्यों? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करा देती हैं, मसल का फ्लैसिड पैरालिसिस करा देती हैं। फ्लैसिड पैरालिसिस से क्या मुराद है कि ये मसल बिल्कुल ढीला हो जाता है, उसमें कोई टोन नहीं होती, फ्लैसिड पैरालिसिस कराती हैं, ठीक है। फेमसली जेंटामाइसिन कराती है। अब ऑटोटॉक्सिसिटी मैंने लिखा, ओ से ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटो से क्या मुराद होता है मेडिकल टर्म्स में? ऑटो मतलब कान, ठीक है, कान। अब कान से आपको कुछ याद आना चाहिए, कान के क्या फंक्शन है? एक तो सुनने का फंक्शन है और दूसरा इनर ईयर में आपको याद हो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। और सेमी सर्कुलर कैनाल्स का क्या मतलब होता था?
बैलेंस मेंटेन करना है। सेकंड ईयर में आपने फिजियो में पढ़ा था कि आप चल रही हैं, अपने आगे से मोड़ काटना है तो आप गिर नहीं जाते या सीधा नहीं चलते जाते, दीवार में टक्कर मार देते हो, आप चल जाते हो, क्रॉस भी कर जाते हो, आप मुड़ भी जाते हो, लेकिन आप बैलेंस रहते हो। किसकी फंक्शन होता है हमारा? सेमी सर्कुलर क्लास, मतलब कान का ही हुआ ना। तो ऑटोटॉक्सिसिटी में ये दोनों टॉक्सिसिटीज़ हो सकती हैं, हियरिंग मसले हो सकते हैं और बैलेंस के भी मसले हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर बैलेंस के मसले हो रहे हैं, वो कौन सी ड्रग्स कराती हैं इनमें से, और कौन सी हैं जो हेयरिंग का प्रॉब्लम कराती हैं, तो आपको निमोनिक सिंपल रखना है कान। कान से आपको याद होगा, कान सुनने में हेल्प करता है, कैनामाइसिन, अमिकासिन, नियोमाइसिन, ये तीनों हेयरिंग लॉस कराती हैं। और बैलेंस के लिए जीटी, आपको याद है हम छोटे होते जीटी वाई सिटी खेलते थे, हमारे पास वो कार चलाते थे, उसमें बैलेंस ही करना होता है ना, तो उससे आपको याद रहेगा जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन हमारे पास वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी कराती हैं। फिर है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब जो कि किडनी का डैमेज कराती हैं। तो दो होती हैं, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन, यही ऊपर वाली दो, ये किडनी का भी डैमेज करा देती हैं, ट्यूबुलर नेक्रोसिस कराती हैं। और ऐसे याद करना है आपको, स्किन रैशेस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कराती है नियोमाइसिन। तो आपको ये होपफुली याद हो जाएंगे। आपको इसमें से याद क्या क्या रखने हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बताया नहीं है, अमाइनोग्लाइकोसाइड का, सॉरी, अमाइनोग्लाइकोसाइड मैंने बताया था कि ये एरोब्स के अगेंस्ट फंक्शनल है। तो एरोब्स के अगेंस्ट अगर फंक्शनल है तो ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, मतलब ऑक्सीजन डिपेंडेंट के अगेंस्ट ज़्यादा फंक्शनल है। तो ये सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट इस तरह होती है, सेल के अंदर इसने ट्रांसपोर्ट होना है वाया ऑक्सीजन डिपेंडेंट पोरेंस, ठीक है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट पोरेंस के थ्रू ये एंटर होती है, एक्यूमुलेट होती है, और फिर ये क्या करती है, बाइंड करती है 30 सब यूनिट के साथ, और कोई भी एक फंक्शन जो होगी वो इनहिबिट कर देगी। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अगर आपको, मैंने जो पहले वीडियो में आपको समझाया पूरी डिटेल में कि किस तरह प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो सबसे पहले इनिशिएशन होती है, एक सीक्वेंस होती है जिसके ऊपर आके काम करना है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ने बनना है सबसे पहले। दूसरा काम क्या होता था कि एलोंगेशन हो रही होती थी। एलोंगेशन में क्या हो रहा था, मैसेंजर आरएनए के ऊपर चल रहा होता था हमारे पास, मैंने बताया था कि एक एक स्टेप 50s सब यूनिट और 30s सब यूनिट एक एक कोडॉन आगे मूव करते रहते हैं। तो वो वहाँ पे क्या हो रही है, रीडिंग हो रही है मैसेंजर आरएनए की, जो जेनेटिक कोड आया है उसको रेप्लिकेट करके प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए करा सकते हैं, ठीक है। तीसरा काम क्या हो सकता है, तीसरा काम ये हो सकता है कि ट्रांसलोकेशन के स्टेप्स को इनहिबिट कर दिया जाए। ट्रांसलोकेशन क्या होती है, मैंने बताया था ना आपको कि ये जो राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स होता है 30s और 50s सब यूनिट का, इसके ऊपर 3 साइड्स लगी होती थी, ठीक है। एक एग्जिट साइट होती थी, पी साइट होती थी, और ए साइट एक्सेप्टर साइट होती थी। जो नया ट्रांसफर आरएनए आता है वो कहाँ पे आके लगता है, एक्सेप्टर साइट पे। फिर पुराने वाले के साथ उसकी पेप्टाइड बॉन्ड बनती है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके इस तरह, और एग्जिट साइड से जो अमीनो एसिड दे चुका होता है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए, वो बाहर निकल जाता है, सही है। तो ट्रांसलोकेशन का यही काम होता है। हमारे पास एक होता है ग्रोथ फैक्टर, सॉरी एलोंगेशन फैक्टर जी, एलोंगेशन फैक्टर जी आता था, वो क्या करता था, वो धक्का मारता था एक्सेप्टर साइड पे। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो पुराने वाला ट्रांसफर आरएनए है वो पी साइड पे आ जाता था, और पी साइड वाला एग्जिट साइड में चला जाता था, एग्जिट साइड वाला बाहर निकल जाता था। ये ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन के स्टेप्स को भी इनहिबिट कर सकती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही, इसके साइड इफेक्ट्स, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके यूजेस हैं इन सब ड्रग्स में। मैक्रोलाइड्स हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं 30s सब यूनिट के ऊपर लगने वाली सारी ड्रग्स को। अब हम देखेंगे 50s सब यूनिट के ऊपर लग के जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही हैं ड्रग्स, उनको। तो सबसे पहले हमारे पास मैक्रोलाइड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रोलाइड्स और कीटोलाइड्स। इनमें से एक क्वेश्चन तकरीबन आ जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से देख लें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये 50s सब यूनिट के ऊपर लगती हैं, 50s सब यूनिट के ऊपर। आपको याद है ये 50s सब यूनिट होता है, नीचे 30s सब यूनिट होता है, दरम्यान में मैसेंजर आरएनए होता है। और मैंने आपको 3 साइट्स भी बताई थी, पी साइट, ए साइट और ई साइट, एग्जिट साइट। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि इधर वाला ट्रांसफर आरएनए होता है, इधर वाला ट्रांसफर आरएनए होता है, और इधर एक एग्जिट साइड में ट्रांसफर आरएनए पड़ा होता है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एलोंगेशन फैक्टर जी आता है, वो आके धक्का मारता है इसको, ये वाला ट्रांसफर आरएनए इधर शिफ्ट होता है, पी वाला इधर शिफ्ट होता है, एग्जिट साइट वाला बाहर रिमूव हो जाता है, और इन दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनती है और वो यहाँ पे एलोंगेट होती रहती है, सही है। तो ये भी क्या करते हैं, 50s सब यूनिट के ऊपर बाइंड करते हैं। आपको ना प्रोटीन सिंथेसिस समझना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ आई होगी तो ये स्टेप्स आपको आराम से समझ आ जाएंगे, इसीलिए मैंने स्टार्ट में वो वीडियो लगाई है। तो 50s सब यूनिट के ऊपर बाइंड करके ये ट्रांसलोकेशन के स्टेप्स को इनहिबिट कर देते हैं, और ये ट्रांसपेप्टाइडेशन स्टेप्स को भी इनहिबिट कर देते हैं। ये हो गया मैक्रोलाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, मैक्रोलाइड्स का और कीटोलाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है, ठीक है, बस एक ड्रग है डिफरेंट, ट्रिथ्रोमाइसिन, वो आपको याद कर लेनी है कि वो कीटोलाइड है।
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस इसलिए बिल्ड होती है क्योंकि जो 50S सब यूनिट है उसकी मिथाइलेशन हो जाती है। तो ऑब्वियसली जो बाइंडिंग साइट होगी, बाइंडिंग साइट की जब मिथाइलेशन हो जाएगी तो बाइंडिंग साइट उस तरह उसकी एफिनिटी नहीं रहेगी, ठीक है, उसके ऊपर ड्रग आके बाइंड नहीं करेगी, सही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगी। ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि उनके पास एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं एरिथ्रोमाइसिन एस्टरेज। वो क्या करता है, वो ड्रग की इनएक्टिवेशन करा देता है, ठीक है। बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, SCQ है, ओके। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट SCQ है हमारे पास, फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस। एजिथ्रो और एरिथ्रो का तो पहला डिफरेंस ये है कि एरिथ्रोमाइसिन जो होती है वो P450 एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जबकि एजिथ्रोमाइसिन नहीं करती, ठीक है, इनहिबिट कर देती है, सॉरी, एरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट कर देती है, एजिथ्रोमाइसिन नहीं करती। दूसरा, फूड की वजह से एरिथ्रोमाइसिन के ऊपर इम्पेयरमेंट का कोई मसला नहीं होता, ठीक है। ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल ठीक रहती है फूड के साथ, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन से अगर फूड के साथ ले रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एजिथ्रोमाइसिन का ज़्यादा होता है, एरिथ्रोमाइसिन का कम होता है। उसके बाद एक और डिफरेंस है कि ये गैस्ट्रिक अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, इसलिए हम अगर इसे ओरल फॉर्म में देते भी हैं तो इंटेरिक कोटिंग के साथ देते हैं, ठीक है, ताकि ये गैस्ट्रिक स्टेबल रहे। उसके बाद हाफ लाइफ जो है वो इसकी एरिथ्रोमाइसिन की कम होती है, जबकि एजिथ्रोमाइसिन की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, ओके। अच्छा, रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट ज़्यादा होती है, एरिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, एजिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। अब ये दोनों मेटाबोलाइज तो लिवर से होते हैं, लेकिन क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन मेटाबोलाइज होती है और उसकी हाफ लाइफ कम होती है, तो एजिथ्रोमाइसिन जो है उसका हाफ लाइफ जो है वो ज़रा ज़्यादा है, उसका टाइम ज़रा ज़्यादा है मेटाबोलाइज होने का। बस ये डिफरेंस है, आपको याद होने चाहिए। क्लेथ्रोमाइसिन जो तीसरी मैक्रोलाइड है वो किडनी से मेटाबोलाइज होती है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब आ जाओ इसके स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो मैक्रोलाइड्स के बारे में मैंने आपको एक ट्रिक बता दी ऑलरेडी। ट्रिक क्या बताई थी कि जो भी एटिपिकल बैक्टीरिया होते हैं उसके अगेंस्ट आप लिख दो मैक्रोलाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स, आपका बिल्कुल आंसर ठीक होगा। लेकिन अगर मैं आपने स्पेसिफिक जाना भी है तो इस सीक्वेंस में जाओ कि एरिथ्रोमाइसिन सबसे कम स्पेक्ट्रम वाली होती है, एजिथ्रो उससे ज़्यादा होती है, और क्लेथ्रो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको स्पेक्ट्रम याद हो जाएगा। कैसे कि अगर ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी वगैरह, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, इनके अगेंस्ट सारे ही एक्टिव हैं, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा और आगे आ जाओ तो एजिथ्रोमाइसिन जो है वो ग्राम नेगेटिव कोकाई के अगेंस्ट एक्टिव है, जैसे कि नेजेरिया मेनिंजिटिस, नेजेरिया गोनोरी, उनके अगेंस्ट एजिथ्रोमाइसिन एक्टिव है। उससे भी ज़्यादा अगर लगाना है स्पेक्ट्रम तो वो होगा क्लिथ्रोमाइसिन का। कैसे कि वो ग्राम नेगेटिव कोकाई के अगेंस्ट भी एक्टिव हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट भी एक्टिव हैं, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के अगेंस्ट भी एक्टिव हैं, और अब ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अगेंस्ट भी एक्टिव हैं, जैसे कि बुरेला हो गया, बॉर्डिटेला हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, लीजिनेला, एटिपिकल जो बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट भी आपका क्लिथ्रोमाइसिन सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी। तो एजिथ्रोमाइसिन किसके अगेंस्ट एक्टिव हुई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, और कुछ ग्राम पॉजिटिव हमारे पास रॉड्स होते हैं जैसे कि कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी, इसका इतना स्पेक्ट्रम होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट बहुत कम इसके एक्शन होता है। जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं उनके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा एक्टिविटी क्लिथ्रोमाइसिन की होती है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन की भी होती है कुछ ना कुछ, जैसे कि एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट होती है। तो एच इन्फ्लुएंजा को अगर ले लें, सबसे कम एरिथ्रोमाइसिन, उससे ज़्यादा एरिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन सबसे ज़्यादा। तो आपको अगर इस तरह याद करना है, इस तरह याद करने, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताया था स्पेक्ट्रम याद करने के लिए, आप उस तरह लिख सकते हो, SCQ अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। अच्छा, अब आपको एक बात यहाँ पे फिर मैं आपको कहूँगा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। मैंने आप लोगों को एक टीबी पढ़ाते हुए माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था, जो कि एक एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम है, और इसकी जो हमने ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस पढ़ी थी उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आपको ट्रीटमेंट याद है? अब थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, आपको शायद याद आ जाए। इफ
अगर याद आ गया तो वेल एंड गुड। इसमें हमने कहा था कि मैक्रोलाइड्स जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन या क्लिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सिर्फ एड्स के पेशेंट के अंदर होता है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है, पल्मोनरी डिजीज कॉज करता है। रिफाब्यूटिन और एथम्ब्यूटोल, इन तीनों ड्रग्स को मिला के हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये एक यूज में आ गई चीज़, ठीक है। अब आप लोग इसकी साइड इफेक्ट्स देख लें। साइड इफेक्ट्स मैंने याद किया हुआ है ग्रेप से, ठीक है। अब ग्रेप से क्या बनता है? जी से GIT डिस्ट्रेस, R से रैशेस या हाइपर सेंसिटिविटी, A से एक्यूट कोलिसिस्टिक हेपेटाइटिस, ये भी हेपाटोटॉक्सिक होती है। प्रोलोंगेशन ऑफ QT इंटरवल, ये स्पेसिफिक है एरिथ्रोमाइसिन के लिए, ये याद कर लें, ये एक बहुत फेमस MCQs है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एरिथ्रोमाइसिन QT प्रोलोंगेशन कराती है। E से यूसिनोफिलिया, S से वही हाइपर सेंसिटिविटी। तो अच्छा, एक और बात यहाँ पे, एरिथ्रोमाइसिन इज वन ऑफ वेरी फ्यू एंटीबायोटिक्स जो कि मैक्रोफेजेस के अंदर भी एक्यूमुलेट होती है। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि वाई मैक्रोफेजेस। तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मैक्रोफेज के अंदर एंटर होते हैं, वैक्यूल के अंदर, लेकिन वो लाइजोसोम को अपने साथ बाइंड नहीं होने देते। जब लाइजोसोम बाइंड नहीं होंगे तो ऑब्वियसली लाइजोसोम के पास फ्री रेडिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जिसने इनको किल करना है। अगर लाइजोसोम ही फ्यूज नहीं हो रहे तो एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब ये मैक्रोफेज के अंदर भी एक्यूमुलेट होके एंटीबायोटिक इफेक्ट कॉज करती हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, अमाइनो ग्लाइकोसाइड से रिलेटेड है, हम जरा यहाँ पे देख लें। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, वो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी देती हैं। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे 4 डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करनी चाहिए। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, टाइम डिपेंडेंट किलिंग, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट एंटीबायोटिक इफेक्ट, और मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। अच्छा, अब ये 4 डेफिनेशंस क्या हैं? मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि वो मिनिमम बैक्टीरिया की, एंटीबैक्टीरियल ड्रग की कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा जिसके ऊपर वो किल करेगी बैक्टीरिया को, वो वाली वैल्यू, मतलब ये वो वाली कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर एंटीबैक्टीरियल ड्रग की जिस पे वो एक बैक्टीरिया को किल करते हैं, इसको हम मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कहते हैं। और ये ज़रूरी है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन अगर प्लाज्मा में नहीं है तो वो वाली ड्रग जो होगी वो किल नहीं करेगी बैक्टीरिया को, सही है। टाइम डिपेंडेंट किलिंग का मतलब ये होता है कि जितने टाइम वो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से ऊपर रहेगी प्लाज्मा में, एंटीबायोटिक इफेक्ट होगा। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग का मतलब यह है कि कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ड्रग की उतनी ही ज़्यादा बैक्टीरियल किलिंग होगी, बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट आएगा। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का क्या मतलब है? पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब ये है कि जो ड्रग है उसने इवन प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन उसकी, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा मतलब ब्लड वगैरह फ्लूइड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन अगर मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से कम भी है, स्टिल वो अपना एंटीबायोटिक इफेक्ट पोजेस करती है। अब ये तो बहुत ही अजीब बात होगी कि अभी हमने कहा कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी ड्रग की एंटीबायोटिक इफेक्ट करने के लिए। तो अब आप कह रहे हैं कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से कम भी हो जाए तो वो ड्रग एंटीबायोटिक इफेक्ट देगी। यस, उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ ड्रग्स होती हैं उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी पोस्टिशंस में जाके स्टोर हो जाती हैं, वो बॉडी में बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं। तो ब्लड में तो बज़ाहिरन उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, प्लाज्मा में उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, लेकिन स्टिल वो इतनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती हैं कि वो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट कॉज कर सकें, ठीक है। तो होपफुली आपको ये 4-5 डेफिनेशन होगी वो अच्छे से हो गई होंगी। तो ये मैक्रोलाइड्स और कीटोलाइड्स के रिलेटेड थी चीज़ें।